फ्रेंड्स, करबक। आज मैं करबक का सारांश करवाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पाठ परिचय बताऊँगी, लेखक परिचय बताऊँगी, देन फिर मैं आपको सारांश बताऊँगी। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सारांश होने वाला है क्योंकि करबक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपका पोएम्स में से एक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है, पूरा शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस पाठ में क्या बताया गया है, इसका सार बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो इस पाठ के वो लेखक हैं। ठीक है, रचनाकार बोलना ज़्यादा सही रहेगा। जायसी निर्गुण भक्ति धारा में प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये एक प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ। जन्म कब हुआ इनका? 1492 को आसपास माना जाता है, मतलब कि एकदम सटीक नहीं है, लेकिन हाँ इसी के आसपास उनका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। इनके निवास स्थान उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर रहने वाले हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है मलिक राजे अशरफ बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है। ये मतलब ये इतनी पुरानी ये लिखी है कि इनके बारे में ज़्यादातर कोई चीज़ें अवगत है। ठीक है, जैसी कुरूप व काने थे, मतलब कि वो एक आँख से वो अच्छे नहीं थे। उन्हें बाएं कान से भी उन्हें कम सुनाई पड़ता था, मतलब कि कान से भी सुनाई कम पड़ता था, और साथ ही साथ उनकी एक आँख जो थी वो अच्छी नहीं थी। उनकी निधन कब हुई थी? 1584 के करीब, 48 के करीब, 1548 के करीब। ठीक है, तो ये सब उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके सवाल में आता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं, आप एक बार इन सब रचनाओं को देख लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो प्लीज़ रचना को स्किप कर दें, क्योंकि अब अगर रचना को याद करने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप भूल सकते हैं, और रचना को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा, मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे हम लोग सारांश देखते हैं। सारांश क्या है? एक आँख का होना पर भी मोहम्मद में काव्य गुण है। जिसने वह काव्य सुना वही मोहित हो गया। विधाता ने चंद्रमा के समान उसे संसार में बनाकर कलंकी कर दिया, पर वह प्रकाश ही करता है। एक आँख में ही उसे संसार सूझता है। नक्षत्रों के माध्य में शुक्र की तरह वह उदित है। देखिए, एक आँख से मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो अंधे हैं, कह सकते हैं, उन्हें अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता है, पर फिर भी वो एक काव्य गुण लेकर पैदा हुए हैं। देखिए, उनके अंदर ऐसा गुण है कि वो कविताएं जो है वो लिखते हैं। जिसने वह काव्य सुना वही मोहित हो गया, मतलब कि जिन्होंने भी इनके काव्य को सुना है, तो कि उनके बारे में जाना है, वो उनसे मोहित हो गया है। मानो वो कहते हैं कि चंद्रमा में जिस तरह से एक दाग है, छोटा सा तो दाग है ही ना चंद्रमा में, वो फिर भी वो पूरे संसार को रोशनी करता है। ठीक उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी की जो आंखें हैं वो एक छोटा सा चंद्रमा के समान दाग है, लेकिन फिर भी वो अपने काव्य, अपने गुणों के कारण सभी लोगों को प्रकाशित करते हैं वो। ठीक है, वो अपने नक्षत्रों के माध्यम शुक्र की तरह वह उदित है। जब तक आम में नुकीली डाभ नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंधी नहीं बसती। मतलब जिस प्रकार से आम में एक नुकीली प्रकार की डाभी नहीं निकलती है,
तो जब तक वो डाभी नहीं निकलता तब तक आम जो है वो सुगंधित नहीं होता, अपने सुगंध को नहीं छोड़ता। विधि ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष, तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ। जब तक घड़ियाल में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं आती। कभी एक नेत्र दर्पण के समान है और उसका भाव निर्मल है। देखिए, कभी जो है वो कहते हैं कि जिस तरह से समुद्र का पानी खारे पानी का दोष है, मतलब कि समुद्र में इतना सारा पानी है फिर भी हम उसे पी नहीं सकते। इतना सारा पानी है, वो असूझ है, अपार है, इतना अनंत है वो। घड़ियाल में मैल, मतलब कि जो सोना चांदी है, हम लोग मतलब कि ऑर्नामेंट्स जो हैं वो लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग, सब लोग पहनते हैं ना, तो वो ऑर्नामेंट्स दिखने में तो इतनी सुंदर लगती है, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि उस सोने को घिसने में, बनाने में कितने उस पे पत्थर लगे हों? कोई ये नहीं जानता। बस वो सोना चमक रहा है, उन्हें वो दिखता है। तो उसी तरह से बोलते हैं कवि कि मैं भी उसी प्रकार हूँ। मेरे कविताओं को आप सब जान रहे हो, मैं कैसा हूँ, मेरे भाव, मेरे विचार, मैं असलियत में कैसा हूँ, वो कोई नहीं जानता। तो बस वो इस कविता के माध्यम से अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक मेरा जो एक नेत्र है, वो दर्पण के समान है और उसका भाव निर्मल है, बहुत ही मासूम भाव है। मतलब कि जिस तरह से आईना जो है हर असलियत को दिखा देता है, हर जो भी आप उसमें देखिएगा आपको दिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी भी एक दर्पण के समान है, वो खुले विचार के हैं। अब देखिए आगे मैं बताती हूँ आपको। स्वयं वह कुरूप है पर सब रूपवान उस उनके पाँव पकड़कर चाव से उसका मुंह देखते हैं। मोहम्मद कवि ने यह काव्य रचना सुनाया। जिसने सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस प्रेम कथा को कवि ने रक्त की लई लगाकर जोड़ा है। मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वो कहते हैं कि मेरे सूरत को कोई भी देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों को वो देखता है कि ऐसे कैसे है। तो ये अगर कोई देखेगा, कोई अगर आम व्यक्ति देखेगा तो वो कहेगा कि भाई मैं खराब हूँ इसलिए वो मुझे देख रहा है। पर नहीं, कवि जो है यहाँ पे वो अपनी सुंदरता को निखार रहे हैं। वो अपनी सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। सुंदरता के बारे में ही नहीं, अपनी वो गुणों की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। उनके गुण, विचार, ये सब इस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि जो भी इनकी कविता अगर ये पढ़ेगा तो वो दो बोल प्रेम जरूर गाएगा। ठीक है। वो कहते हैं कि मैं इस कविता को लिखने के लिए ना अपनी खून की, रक्त की लेई लगा लगा कर जोड़ा हूँ। एक एक शब्द को अपने रक्त की लेई लगा कर जोड़ा हूँ। समझ आया? अब देखिए आगे है। इसकी गाढ़ी प्रीत को आंसुओं से भिगोया है और मन में यह समझकर ऐसा कवि रचा है कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए। कहाँ है वह रत्ना सेन जो ऐसा राजा था? कहाँ है वह सुग्गा जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था? कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान? कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती? यहाँ अब कोई नहीं है, बल्कि यश के रूप में कहानी रह गई है। देखिए, कवि कहते हैं कि जो अपनी ये कहानी लिखी, कविता जो लिखे हैं, इसको अपने आंसुओं से सींच कर उन्होंने लिखा है। मन को
कितना समझाया उन्होंने। सही बात है यार, अपने इस तरह के गुण को बताना, प्रदर्शित करना, ये एक बहुत ही दिल हिला देने वाली बात है ना। समझ कर उन्होंने लिखा है इस कविता को, इसलिए लिखा है ताकि उनकी एक निशानी बनी रहे। वो एक छाप छोड़ना चाहते थे अपने जीवन को हम सबके जीवन पे। या वो कहते हैं कि कहाँ है वो रत्ना सेन जो राजा हुआ करता था कभी? कहाँ है वो सुग्गा जो जन्म से ही वो बुद्धिजीव जन्म लेता है? सुग्गा मतलब कि जो भी पैरोट्स है वो बुद्धिजीव होते हैं ना। कहाँ है वो सब? कहाँ है अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है जो राजा था? कहाँ है सुंदरी रानी पद्मावती? पद्मावती अब है कहाँ? कोई है? वो सुंदरी थी ना पद्मावती, अब नहीं है। अब रह गई है तो सिर्फ उसकी कहानी है, उसका, बल्कि यश के रूप में जो जो भी यश था, यानी कि जो उनका पद था, जैसे राजा थे तो राज करते, तो अब तो वो राजा नहीं है ना। अब वो राजा चला गया, बस उसकी कुछ कहानियाँ बच गई है, वो सब हम लोग सुनते हैं। मतलब कहना ये चाहते हैं कभी कि इंसान मर जाता है लेकिन उसका जो कर्म है वो जीवित रहता है। यदि आप कर्म अच्छे करते हैं, अपना एक इतिहास बनाकर छोड़ते हैं, तो ये दुनिया आपको याद करेगी। लेकिन अगर आपका सिर्फ ये पद, हकदार, ये सुंदरता, ये सब रहेगा, तो इसमें कोई भी दुनिया आपको याद नहीं करेगा। कौन याद करने का को जाएगा? कौन अपना समय बर्बाद करेगा? कवि अपना एक यादगार रूप छोड़ना चाहते थे, इस कारण से उन्होंने ये कविता लिखी है उन्होंने। और ये कविता बहुत ही प्यारी है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। फूल फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि ने कहना चाहते हैं कि वह एक दिन वह भी नहीं रहेंगे, पर कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। कवि कहते हैं इस संसार में यश ना हो तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्द में याद रखेगा। देखिए कवि कहते हैं ना कि फूल मर जाता है, मतलब कि फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन उसके सुगंध जो है वो कहीं नहीं जाते हैं, वो उसी फूल में रहते हैं। जिस तरह से फूल मुरझा जाते हैं, उसके सुगंध यहीं रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि मर गए लेकिन उनकी जो छवि है वो हम सब पर छोड़ गए। कवि कहना चाहते हैं कि हर कोई एक ना एक दिन मरता है, लेकिन अपनी की जो कृतियाँ हैं वो सुगंध के रूप में छोड़ जाता है इस धरती पे। कृतियाँ मतलब कि जो अपने कर्म हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इस संसार में यश को कोई नहीं खरीद सकता है, ना ही यश को बेचा जा सकता है, ठीक है। अपने अपने रूप में आप अपना पोजीशन बनाइए, आप ऐसे कर्म कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि दुनिया आपको याद करे, ठीक है। कवि ये भी कहते हैं कि मेरे इस कविता को जो भी पढ़ेगा वो दो शब्द मुझे ज़रूर याद करेगा, और हम लोग याद कर रहे हैं ना। तो देखिए यही था आपका सारांश। और इसका अगर कहानी पढ़ते ना, सॉरी कविता पढ़ते ना, तो बहुत मज़ा आता पढ़ने में। एक एक लाइन जो उनकी लिखी गई है ना वो बहुत अच्छी है, लेकिन सारांश भी बहुत अच्छा है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, मैं फिर इसका अगला पार्ट लेके आऊँगी, और पीछे से मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब करवाते जा रही हूँ, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।